यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो दृष्टि है इसका टेस्ट सीरीज जो आप देख रहे हैं। तो टेस्ट नंबर 5 का जो पार्ट 1 था, ठीक है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पार्ट 1 का। पार्ट 1 मतलब जैसे कि 1 से उसमें 50 तक, 50 या 52, 53 जितना एक पेज में आ जाता है तो उतना मैं क्वेश्चन पार्ट 1 में करा लेता हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका स्टार्ट होगा 54 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, 54 से 100 क्वेश्चन तक दूसरा क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो टेस्ट आपका 5 जैसा कि आप देख रहे हैं इसका पार्ट 2 रहेगा, ये पार्ट 2 रहेगा। 54 से 100 क्वेश्चन तक यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, राइट। ये जो टेस्ट रहेगा, देखो आपका जो अभी आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होना है यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होना है 26 मई 2024 को, राइट। तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उसके लिए टेस्ट सीरीज ही है ये, ठीक है। यूपीएससी के लिए ही टेस्ट सीरीज यहाँ पर ये चल रही है। और जो विजन का मैं चला रहा हूँ वो भी यहाँ पर मैं यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी 2 या 3 नवंबर से स्टार्ट होगा जो खान सर का है, ठीक है, खान सर का जो अभी टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट करूँगा यहाँ से मैं, राइट। तो अभी 4 से 5 जो हिंदी मीडियम का टेस्ट सीरीज वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। जो अभी कम से कम आपका जो मई आएगा, जब तक पेपर आएगा, तो जैसे कम से कम आपको 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं नीचे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या 54 नंबर क्वेश्चन को। 54 क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन 1 दे रखा है, इसमें बोल रखा है जैविक खेती संवहनीयता बढ़ावा देती है, मृदा गुणवत्ता और जैविक विविधता की रक्षा करती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा जो कथन यहाँ पर बोल रहा है, जैविक खेती खरपतवार नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों से मल्चिंग को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा किसकी व्याख्या करता है, यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो पहला का स्टेटमेंट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है, राइट। लेकिन देखो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जैविक खेती संवहनीयता को बढ़ावा देना, राइट। इसकी बात कर रहा है कि जो आपकी मृदा है उसकी गुणवत्ता, जैविक जो विविधता है उसकी रक्षा करती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला सेकंड में, खेती खरपतवार नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों से मल्चिंग को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। देखो यहाँ पर खेती संवहनीयता की बात कर रहा है, तो यहाँ पर खेती संवहनीयता की बात करनी चाहिए थी या इसके प्रोसेस के लिए कुछ और भी आगे बात करनी चाहिए इसी के लेकर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, खरपतवार नियंत्रण के लिए यहाँ पर इसने बात कर दी है। तो ये स्टेटमेंट आपका इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, करेक्ट तो है बट इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है पहले स्टेटमेंट की, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले का ए आपका ए गलत हो जाएगा, दूसरा आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 का बी। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन इसमें रहते हैं कि कथन 1 कथन 2 रहता है, तो इसमें आपको ये देखा कीजिए कि अगर एकदम नियरेस्ट आंसर होना चाहिए। जैसे कि कोई बात अगर कर रहा है पहली बात, तो उसकी एकदम पास से बात, उसकी एकदम क्लोजली बात होनी चाहिए कि सेकंड बात भी इसकी क्लोजली बात कर रहा है एकदम, राइट। वो आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप के कठिन हो जाते हैं, राइट। अगला है 55 वन स्टेटमेंट बोला है पहला, वर्ष 1991 में 91 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं, ठीक है। अगला है औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा का लाभ का उपयोग करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो उनमें से बोला कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट आपका है 55 का, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत के सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा बोल रहा है ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, उसने भारत में अपने संचालन के सेवा केंद्र स्थापित किए थे, जिससे कि लाखों नौकरियां भी उत्पन्न हुई थी यहाँ पर, ठीक है। पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा का जो लाभ है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि क्या है यहाँ पर देखो ये लाभ थे, इसे आमतौर पर कर्मचारी भविष्य निधि जिसको ईपीएफ बोलते हैं और कर्मचारी राज्य बीमा, ये सब योजना का योगदान इसमें शामिल था, ठीक है। इस वजह से क्या है यहाँ पर इसमें सुरक्षा का लाभ का उपयोग कर पाते थे लोग, राइट। इन सामाजिक सुरक्षा उपाय का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के दौरान इसमें कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता, ठीक है, तथा यहाँ पर क्या है जो स्वास्थ्य देखभाल था उसमें सहायता में सुनिश्चित मिलता था, उनको सहायता करने में सुनिश्चित मिलता था, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है। 55 हो गए। 56 नंबर देखते हैं। 56 क्वेश्चन है, दोनों करेक्ट होगा, सी इसका आंसर होगा। 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है सामाजिक बुनियादी ढांचा उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट यहीं पर है आपका, भौतिक अवसंरचना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके आर्थिक गतिविधि को क्या प्रभावित करती है, राइट।
तो देखो पहला स्टेटमेंट आपका जो 56 का है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है इसका। क्यों? क्योंकि किसी देश के विकास के लिए क्या है, बुनियादी ढांचा भौतिक और सामाजिक दोनों आवश्यक होता है आपका, राइट। क्या होता है? भौतिक और सामाजिक। यहाँ पर सामाजिक बोल रहा है, यहाँ पर भौतिक बोल रहा है, दोनों क्या होता है, जरूरी होता है। एक सहायता प्रणाली के रूप में उत्पादन के कारकों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाकर और गुणवत्ता में सुधार करके सभी आर्थिक गतिविधियों को क्या है, सीधे प्रभावित कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 56 का। 57 नंबर देखते हैं। 57 क्वेश्चन यहाँ से है, मौलिक जो रिपोर्ट है, ठीक है, मौलिक रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, जो मौलिक रिपोर्ट है हमारा साझा भविष्य, जो अवर कॉमन फ्यूचर है, संबंध किससे संबंध रखता है ये, राइट। तो ये किससे संबंध रखता है? ये रखता है सतत विकास, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो इसको देखो, जो मौलिक रिपोर्ट है हमारा सहायता, जो हमारा साझा भविष्य है, उसमें सतत विकास को, सभी बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का, बेहतर जीवन के लिए उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए सभी अवसर यहाँ पर प्रदान करना, इस रूप में इसको परिभाषित किया गया है। 58, चीन और भारत के तुलनात्मक विकास अनुभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, चीन ने कृषि, विनिर्माण और फिर सेवाओं की ओर क्रमिक परिवर्तन के पारंपरिक विकास प्रारूप का पालन किया है। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, और पहला करेक्ट भी है, क्योंकि भारत का जो परिवर्तन प्रत्यक्ष तौर पर कृषि सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ा हुआ है, तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, चीन ने अपनी पहल संरचनात्मक सुधार के लिए चीन ने क्या अपनी पहल जो संरचनात्मक है वो सुधार की है, और जबकि क्या भारत ने उन्हें लागू किया है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसके विपरीत भारत है 1990 के दशक में इसकी शुरुआत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, और भुगतान जो संकट था, जैसे जो हमारा बाय कारक थे, उसके दबाव में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण सहित आर्थिक सुधार शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट है, चीन के औद्योगिक क्षेत्र ने उच्च विकास दर को बनाए रखा, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, चीन ने औद्योगिक क्षेत्र में वास्तव में उच्च विकास दर कायम रखा था, ठीक है, जो इसकी विनिर्माण क्षमता और निर्यात उन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित है, ठीक है। चीन एक वैश्विक जो विनिर्माण केंद्र वो बन गया है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या है, ये भी करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा सभी तीन। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसको बोलते हैं आरपीए, ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये चुनाव के संचालन को विनियमित करता है, क्या है, ये चुनाव के जो संचालन उसको विनियमित करता है। दूसरा है, ये एक उम्मीदवार को कम से कम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, ठीक है। तीसरा है, इसके तहत उम्मीदवार एक शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने का भ्रष्ट आचरण। देखो ये अगर आपको करना है, ठीक है, तो मान लो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसी सेम क्वेश्चन मैंने ये जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951, इसका मेंस का मैंने कल आंसर कराया हुआ है। कल मेंस का जो मैंने आंसर राइटिंग कराई है उसमें एक ये क्वेश्चन था, तो मैंने मेंस में पूरा बताया है टॉपिक को। वहाँ पे अगर आप वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको मेंस का आंसर भी लिख पाएंगे, और वहाँ से आप ये क्वेश्चन भी आप निकाल पाएंगे। सेम क्वेश्चन था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए के बारे में, तो आप वहाँ पर अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाते तो देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्रीलिम्स में बना दिया इसको। तो देखो पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, चुनाव के संचालन को विनियमित करता है 59, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो आपका है ये करेक्ट है, ठीक है, ये संचालन चुनाव को क्या है, विनियमित करता है। दूसरा क्या है, ये एक उम्मीदवार को कम से कम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1996 से अधिक जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको अनुमति दी गई थी, जबकि आरपीए में 2 निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने की संशोधन किया गया था इसमें, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, इसके तहत उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना एक भ्रष्ट आचरण है। ये भी स्टेटमेंट आपका जो तीसरा है वो भी करेक्ट है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवार को मत नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको जो तीसरी बात बोली है, ये कल मैंने मेंस का आंसर राइटिंग में बताई थी, है कि आप गलत सूचना नहीं दे सकते हो। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, कथन 1 यहाँ पर दे रखा है, कथन 2 दे रखा है। कथन 1 है, सीलबंद कवर जो आपका न्यायशास्त्र विधिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सीमित कर सकता है। पहला आपका ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सीलबंद कवर न्याय शास्त्र के विचार को क्या है, परिभाषित करता है, राइट।
देखो पहला स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है, यहाँ पे देखो हमको ये यहाँ से ही समझ आ गया, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था मुझे भी समझ आ गया ये कि पहला तो बात ये कर रहा है लेकिन दूसरी बात इसकी नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो सील बंद कवर न्यायालय जो है विधिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सीमित करता है, ये पहला बात सही है। दूसरी बात क्या है, ये इस पर तो सील बंद जो आपके न्याय शास्त्र इसी के बारे में इसको बात करनी चाहिए थी, ऐसा ही आगे होगा। इसने क्या भारतीय शास्त्र अधिनियम 1872 ला दिया इसने, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं लाना चाहिए था। पहले तो स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा। गलत क्या है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो कोई विशिष्ट कानून है सील बंद कवर के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बोल रहा है कि यहाँ पे परिभाषित करता है, सीधी बात ये गलत हो गई। अगर वैसे भी आप देखते तो ऐसे भी आपका ये क्या था, इसकी व्याख्या नहीं करता था। दोनों तो यहाँ पर ये तो था ही नहीं कि दोनों सही होंगे या एक सही होगा, तो ये चीज़ आपको कन्फर्म 50% आपको ऐसे पता चल गया था कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस टाइप से नहीं होगा, आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना था। तो ये किससे कैसे सिद्ध हुआ, ये गलत है इसलिए सिद्ध हुआ। तो सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत है और ये आपका सही है, ठीक है। 61 नंबर देखते हैं। ये देखो जो ए बी करके क्वेश्चन आते हैं कथन वाले, मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको थोड़ा इस क्वेश्चन समझ आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्वेश्चन मैक्सिमम लोग क्वेश्चन इसको गलत कर जाते हैं। 61 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है संविधान ने आयोग के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट की है। दूसरा है सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत, क्योंकि संविधान ने आयोगों की संख्या जो है सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट की है, ये गलत है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुच्छेद कितना 338A 3, ठीक है 338 के तहत संवैधानिक निकाय जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय को भेदभाव तथा शोषण से क्या सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही अनुसूचित जाति समुदाय को उत्थान के लिए सुविधाएं भी प्रदान करता है, ठीक। हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या है, सेकेंड नंबर सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा जारी की जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका ये करेक्ट होगा, राइट। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर सहित यहाँ पर की जाती है, करेक्ट होगा। तीसरा सेवा की शर्तें और पद कार्यकाल के संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। इनकी जो सेवा शर्तें जो कार्यालय है कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि संसद द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, चौथा इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई, इसे क्या है सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई, हमारा करेक्ट आंसर है। तो दूसरा और चौथा सिर्फ करेक्ट है, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखो, मैंने जो आपका ये टेस्ट का पार्ट 1 मैंने कराया था, वहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, 1-2 क्वेश्चन मैंने दिए थे कि आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तो किसी ने वहाँ पे कमेंट में आंसर नहीं बताया, ठीक है। कोई मैं इसके आज से मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जो भी यहाँ रहेगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता था वो मैं आपसे पूछ लेता था कि चलो कुछ आप देखेंगे, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर देखेंगे, बताएंगे इसको, राइट, तो माइंड में रहेगा। लेकिन वहाँ पे किसी ने बताया नहीं, तो मैं आज से आंसर भी नहीं पूछूंगा, सिर्फ जो टेस्ट डिस्कशन रहेगा उतना ही कर दूंगा मैं, राइट। क्योंकि वो पूछने का कोई मतलब नहीं, जो आप लोग यहाँ पर आंसर नहीं बताएंगे। देखा काफ़ी लोगों ने, 400 से 500 लोगों ने देखा है, बट आंसर उसका किसी ने नहीं दिया है। तो मैं यहाँ से आंसर भी नहीं पूछूंगा कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बन सकता है और आगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा वो, ठीक है। तो सिर्फ जितना क्वेश्चन रहेगा मैं क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। वाइब्रेंट, ठीक है, वाइब्रेंट जो आपका विलेजेज प्रोग्राम है, इससे संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा पर चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। पहला स्टेटमेंट आपका ये, जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पर करेक्ट भी होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो, क्योंकि ये क्या है, एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में और 25-26 तक के लिए यहाँ पर की गई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या उत्तर के जो सीमावर्ती गांव हैं उनको विकसित करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर सेकंड, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है वो गलत हो जाएगा। ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ना कि केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय का, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 63 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। जो निम्नलिखित देश हैं उस पर विचार करना है। लीबिया, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है, सूडान, चाड, सऊदी अरब। इनमें क्या है, कितने देश मिस्र के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। बोला कितने जो देश हैं मिस्र के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ना कि जो आपका जल सीमा, जल थल, ठीक है। तो आपकी स्थल सीमा साझा कौन कौन करता है, तो इसमें देख लेते हैं। देखो इसमें हो जाएगा आपका गाजा, ठीक है, आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कुछ इसमें नहीं होंगे। गाजा, ठीक है, स्ट्रिप, राइट,
और इजराइल, ठीक है, इजराइल 3 ये हो गए। और आपका लीबिया, सूडान, ये क्या है, ये आपके जो इसमें स्थल सीमा जो स्थल सीमा वाले जो आपके देश हैं वही साझा करते हैं। तो अब आपका क्या आंसर हो जाएगा 63 का बी। आप मैच करेंगे तो बी यहाँ से इसका आंसर आएगा। यहाँ पे 3 से 5 के आंसर होंगे, ठीक है। अगला है 64, सिंधु जल जो संधि है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है, भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारा समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विश्व बैंक के द्वारा। ये आपका करेक्ट है, क्योंकि वर्ष 1960 में जो सिंधु जल संधि थी उसके हस्ताक्षर की विश्व बैंक की संधि ने हस्ताक्षर इसमें किया था। ये करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा है, पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु नदी, चिनाब और झेलम नदी पर नियंत्रण मिल गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका ये भी करेक्ट है। जो पश्चिमी, इसमें 3 पश्चिमी नदियाँ चिनाब, झेलम, सिंधु, इसके द्वारा कुछ गैर जो उपभोगात्मक कृषि घरेलू जो उपयोग है उनको छोड़कर अप्रतिबंधित जो उपयोग है उसके लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, ठीक है। और उसमें 3 जो पूर्वी नदी थी रावी, ब्यास और सतलज, उसको जल जो अप्रतिबंधित उपयोग था उसके लिए भारत को आवंटित यहाँ पर किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड, भारत पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए तो कर सकता है लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए नहीं कर सकता। तीसरा स्टेटमेंट आपका ये बोलो। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है? गलत है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि संधि के अनुसार ये हुआ था कि भारत पश्चिमी नदियों का जल का उपयोग जो घरेलू गैर जो उपभोग है जैसे भंडारण, सिंचाई, विद्युत, ये सब में उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 सिर्फ करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से नागरिक संघर्ष और भोजन की कमी से पीड़ित है तथा हाल ही में अपने अत्यंत भीषण भूकंप के कारण जन समाचारों में था? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीरिया, बी इसका करेक्ट आंसर है। 6 फरवरी 2023, ठीक है, 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में रिएक्टर पैमाने पर कितना 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद क्या है कई झटके यहाँ पर ऐसे, राइट, जिसमें दोनों देशों में, ठीक है, जिससे क्या है दोनों देशों में भारी तबाही हुई थी, राइट, 2 देशों में भारी तबाही हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई तथा इसके अवसंरचनात्मक ढांचे जो थे उस पर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त इसको कर दिया था। भारत ने इसमें ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। भारत में इसने जो चलाया था ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसी के तहत सीरिया में जो चिकित्सा आपूर्ति है उसके साथ एक परिवहन विमान भी भेजा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधि पर विचार करना है। खनन, उत्खनन, पशुपालन, विनिर्माण, चीनी उत्पादन और संरचनात्मक अभिकल्पना, अभियांत्रिकी। तो इसमें पूछ रहा है उपयुक्त गतिविधि में कितनी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के हिस्सा हैं? कितनी गतिविधियां हैं इनमें से जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा हैं, ठीक है। तो देखो इनमें से कौन कौन सी हैं, देख प्राथमिक क्षेत्र के लिए होंगी आपकी प्रत्यक्ष जो उपयोग है उस करके जो गतिविधियां हैं करवाने की आती हैं उसके लिए कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, ये सब क्या है इस क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। बता देता हूँ इसमें कौन कौन है। कृषि इसमें नहीं है। कृषि, खनन, मत्स्य पालन नहीं है, खनन ये है, ठीक है। और आपका मत्स्य पालन नहीं है। वानिकी, डेयरी, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, कृषि आपका किसमें होगा? यहाँ पर देखो इसमें कृषि, खनन, मत्स्य पालन, देखो यहाँ पर आपका पशुपालन भी हो जाएगा, ठीक है। कृषि करना, मत्स्य पालन, पशुपालन, खेती, वानिकी, डेयरी, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही सिर्फ इसके स्टेटमेंट आ रहे हैं, ठीक है। कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो 2 स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट होगा, राइट, सिर्फ 2 ही यहाँ पर करेक्ट हैं। जो आपका और द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? औद्योगिक उत्पादन जैसे हुआ, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर दे रखा है औद्योगिक उत्पादन, वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। सूती वस्त्र, गन्ना उत्पादन, ये सब क्या है सेकंड, आपके दूसरे जो उत्पादन है द्वितीय क्षेत्र, सेकंड जो आपका एरिया रहेगा उसमें आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ए होगा, 1 और 2। अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रच्छन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो क्या है, सीधे से आपको ये पता होना चाहिए, और ये किसका वर्णन करता है? देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है एक ऐसी परिघटना जिसमें आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से भारत में कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला सही हो जाएगा। जब कार्य के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन 8 लोग यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर? जिसमें क्या है आवश्यकता से अधिक लोग को रोजगार मिल गया है। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
68 है, भारत में निर्धनता आकलन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो आपका है द्वारा प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करके समय समय पर गरीबी रेखा का आकलन यहाँ पर लगाया जाता है। 68 में ये बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा है, पहला आपका करेक्ट भी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है सीधा सा जो आपकी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण है, सीधी सी उसकी बात जो वही इसमें बात लिखी है, सीधा सा स्टैटिक बात उठा के आपको पूछ लिया है, ये बात एकदम करेक्ट है। सेकंड है, तेंदुलकर समिति ने के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रति वर्ष क्या है, वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय जो गरीबी रेखा था ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 816 रुपये जो थी, और शहरी में क्षेत्रों में कितना 1000 रुपये थी, आकलन के लिए किया गया। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69, वर्तमान परिदृश्य में भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जो भारत है खाद्यान्न उत्पादन में क्या आत्मनिर्भर है, ठीक है। तो आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरे देश में उगाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं उसके कारण भारत में 30 वर्षों में खाद्यान्न क्षेत्र में क्या है, आत्मनिर्भर यहाँ पर बन गया है, ठीक है। पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, भारत के पास भंडारण मानदंडों से अधिक खाद्यान्न का बफर स्टॉक है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ये भी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारे कुछ आंकड़े दिखाए जाते हैं, ठीक है, उस आंकड़ों में भारत के पास क्या है, भंडारण के मानदंड से अधिक खाद्यान्न यहाँ पर बफर स्टॉक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम सही है, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, सीधे से जो बात जो बजट में आई थी वो बात सीधे से यहाँ पे पूछ ली गई है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 70, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है, स्वतंत्रता के बाद से रोजगार सृजन में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हो गई, जबकि ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देखो 1973-74 और जो आपका 2013-14 के बीच 40 वर्षों में जबकि सभी 3 क्षेत्रों में उत्पादकता की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक जो तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तृतीय क्षेत्र में हुई, सबसे कम नहीं हुई है, सबसे अधिक यहाँ पर वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला है, 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिकता क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। तो गलत हो गया, क्योंकि क्या है, तृतीय क्षेत्र की बात बोल रहा है यहाँ पर, ना कि द्वितीयक में, ठीक है। तो देखो तृतीय क्षेत्र में भारत की जो प्राथमिक क्षेत्र का स्थान है लेते हुए सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो सेकंड स्टेटमेंट पे आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, वर्ष 1991 में वित्तीय संकट के बाद से रोजगार सृजन में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या है, लगातार यहाँ पर कम होती गई है, राइट। तो जो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है, तीसरा स्टेटमेंट आपका ये भी गलत है। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार सृजन में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। क्या है, वृद्धि हुई है। यहाँ पर बोला लगातार कम हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो कोई सही नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संदर्भ में अवसर लागत का सही अवधारणा करता है। जो अवसर लागत क्या है, इसकी सही अवधारणा क्या होगी, आपसे पूछा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखो चुनाव करते समय अगले सबसे वांछनीय विकल्प की मात्रा के मूल्य छोड़ने की लागत को निर्धारित करता है। तो सी हमारा यहाँ से करेक्ट है। सीधी सी इसका फैक्चुअल पॉइंट है इसका, कि अवसर लागत क्या है। अवसर लागत ये है, जो मैंने पॉइंट बताया, ये अवसर लागत है। सीधी सी इतनी बात आपको याद रखना है, इसमें कोई जो पॉइंट है या इसको समझाने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। सीधा सा पॉइंट पूछा है यहाँ पर। अगला देखते हैं 72, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाए। उपभोक्ता आय, स्थानापन्न का मूल्य, पसंद और प्राथमिकता, सरकारी नीतियाँ, जनसंख्या सांख्यिकी। इसमें पूरा कितने कारक हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग को प्रभावित करते हैं। वस्तु सेवाओं की मांग को प्रभावित करेंगे, इनमें से कौन कौन से वो कारक हैं, आपसे ये पूछा है, ठीक है। देखो वस्तु का मूल मांग के नियम, जो वस्तु का मूल मांग का नियम है वो उसके अनुसार क्या बाकी सब जो आपका सामान है होने पर, जैसे कि वस्तु या सेवा का मूल्य घटता है, मांग की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। आय और जो आय समान वस्तुएं वो क्या होती हैं, उनमें देखो जिनकी उपभोक्ता आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, जैसे निम्न वस्तुएं हैं, ठीक है, वह क्या है, उनकी उपभोक्ता की मांग पर यह आय घटने लग जाती है, ठीक है, उसके बाद बढ़ती है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका स्थानापन्न क्या हो जाएगा। स्थानापन्न होता है आपका किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न के मूल्य से प्रभावित हो सकती है। जब किसी स्थानापन्न के मूल्य में वृद्धि होती है तो वह मूल वस्तु की मांग बढ़ सकती है, ठीक है। पूरक क्या होता है, पूरक वस्तु के जो उपयोग हैं या उपभोग है उनका अक्सर एक साथ किया जाता है,
जब पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे मांग की मांग क्या है, घट सकती है। तो पांचों स्टेटमेंट इसके यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, पांचों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, तो सभी पांच, डी इसका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं। विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। FTP के तहत वर्ष 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए $10 ट्रिलियन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है, ठीक है। $10 ट्रिलियन की जो लक्ष्य है उसकी परिकल्पना यहाँ पर की गई है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये कितना, 10 ट्रिलियन नहीं बोला था, यहाँ पर कितना, $2 ट्रिलियन, 10 नहीं, दो ओनली 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये पहला गलत हो जाएगा, 2 होगा। FTP ने निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर घोषित किए हैं। जो FTP है उसने निर्यात जो उत्कृष्टता वो शहर घोषित किए हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर एक मुश्त निपटान के लिए माफ़ी योजना थी, ई-कॉमर्स निर्यात पर जोर देते हैं और रुपये में भुगतान किए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहन पर केंद्रित होते हैं, सेकंड करेक्ट है। निर्यात दायित्व में चूक एक मुश्त निपटान के लिए एक माफ़ी योजना है, ठीक है, एक माफ़ी योजना है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, राइट, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। चौथा क्या है, विशेष वोस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपए की प्राप्ति के लिए FTP को लाभ को बढ़ाया गया है। जो FTP के लाभ है उसके लिए यहाँ पर इसको बढ़ाया गया है, तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है। जो FTP के लाभ है उसको वेस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपए की वसूली के लिए बढ़ाए जाते हैं। तो 2, 3, 4 करेक्ट है, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा 73 का। 74 देखते हैं। बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के बारे में क्या विचार करना है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो अन्य सभी ग्रहों की तुलना में दोगुने से भी अधिक विशाल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही है, सही बोल रहा है ये। अगला है, इसके वातावरण में जल उपस्थित नहीं है। जिसका वातावरण है उसमें जल उपस्थित नहीं है, ये गलत है, ठीक है। देखो, सबसे भीतरी परत है, सबसे भीतरी परत जल, बर्फ और वाष्प से बनी होती है, राइट। ये बोला जल नहीं है, बल्कि जो सबसे भीतरी परत है जल वाष्प से ही बनी होती है, वाष्प से ही बनी होती है, ठीक है। तीसरा है, नासा ने ग्रह, ठीक है, नासा ने ग्रह और उसके चंद्रमाओं की खोज के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन शुरुआत किया है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर आपका बोला है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि देखो यह मिशन जो है आपका चंद्रमाओं को जो ग्रही वस्तु हैं उसके संभावित आवास के रूप में चिन्हित करेगा, ठीक है। बृहस्पति के जटिल वातावरण का गहराई पता लगाएगा और ब्रह्मांड में बड़े जो गैसीय पिंड हैं उनके लिए एक आदर्श रूप में व्यापक बृहस्पति प्रणाली का अध्ययन करेगा। ना कि आपका यहाँ पर बोल रहा है कि चंद्रमाओं की खोज के लिए जाएगा, ठीक है, इसके लिए नहीं होगा। ये ब्रह्मांड में जो गैसीय पिंड है उसके लिए एक आदर्श बृहस्पति की जो प्रणाली उसका अध्ययन करेगा ये। तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो केवल एक 74 का आपका ए यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए FAME योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो FAME योजना है उसके संदर्भ में विचार करना है। ये योजना पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, एकदम गलत है। देखो 2015 में केंद्रीय भारी जो उद्योग थे मंत्रालय द्वारा यहाँ पर भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से अपनाने के लिए यहाँ पर FAME योजना उसका तैयार किया गया, उसका उद्देश्य, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना, राइट। वर्तमान में इस योजना का दूसरा चरण चालू है, 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए चलेगा। कुल टोटल 10,000 करोड़ जो रुपए हैं उसका बजट लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या है, ये हमारा पहला गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये केंद्रीय भारी उद्योग जो मंत्रालय उसके द्वारा, ना कि ये। दूसरा है, इस योजना से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों को न्यूनीकृत करने में सहायता मिलेगी। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये एकदम सही है, क्योंकि जो प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कमी लगभग 1.3 लाख किलोग्राम है तथा कुल जो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी 129 मिलियन किलोग्राम है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो ओनली 2 करेक्ट है। 76 बजट में पूंजीगत व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बजट में पूंजीगत व्यय के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय दायित्वों में कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है, जो वित्तीय दायित्व हैं उसमें कमी आती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि पूंजीगत सरकार जो व्यय है, सरकार के वे व्यय होते हैं जिसमें परिणाम स्वरूप भौतिक अथवा वित्तीय परिसंपत्ति होती है, उनका सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है, करेक्ट है। दूसरा, इसमें सरकारों द्वारा उपगत, ठीक है, इसमें क्या है, सरकारों द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी शामिल होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विधिक जो सेवाएं उसमें द्वारा सरकारी द्वारा उपगत जो ब्याज ऋण है उसकी अदायगी राज्य सरकारों के और अन्य दलों के लिए जो प्रदत्त अनुदान है उसकी व्यय के लिए यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। ये शामिल इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1
ओनली वन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77, प्रभावी राजस्व घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के मध्य का अंतर होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोला, और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, क्योंकि प्रभावी राजस्व घाटा ये पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व बजट घाटे के अनुदान के मध्य का अंतर होता है। सही है। दूसरा है, ये सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन दे दिया है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय संबंधी प्रभावी राजस्व घाटा, जो सार्वजनिक व्यय संबंधी जो आपका घाटा है, इसकी उदाहरण नरसिम्हन समिति थी, उसके सुझाव द्वारा यहाँ पर ये की गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इसकी जो सार्वजनिक व्यय संबंधी जो थी रंगराजन समिति, ना कि नरसिम्हन समिति, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। ओनली वन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक स्तर पर प्रयोज्य आय में वृद्धि, प्रत्येक स्तर पर क्या प्रयोज्य आय में वृद्धि, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है। प्रत्येक स्तर में देखो, ये सब तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्या बोला है, इसमें कितने कथन देश की कर व्यवस्था को परिणाम, जो कर व्यवस्था है देश की, उसको परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्तर पर प्रयोज्य आय में वृद्धि। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या, उपभोग में वृद्धि, जो उपभोग होगा उसमें वृद्धि, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा क्या, अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट क्या बोले हैं, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी देश की जो व्यवस्था है, देश की कर व्यवस्था है, ठीक है, जो टैक्सेशन प्रणाली है, उसमें क्या परिवर्तन का परिणाम हो सकते हैं। तो तीनों आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 का सी। 79, रिकार्डो समतुल्यता। ठीक है, रिकार्डो समतुल्यता अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसके अनुसार क्या होगा, इसको आगे की बात आपको यहाँ पर बताना है। जिसके अनुसार उपभोक्ता उच्च घाटे के दौरान अधिक बचत करते हैं। क्या होता है, उपभोक्ता उच्च घाटे के दौरान अधिक बचत करते हैं। ये आपकी बात यहाँ पर हो जाएगी। तो 79 का 20 का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि सभी देशों में वास्तविक विनिमय दर एक हो जाए तो यदि किसी देश में वास्तविक विनिमय दर एक हो जाए तो बाजार में सभी मुद्राओं की क्रय शक्ति समान हो जाती है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, राइट। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि विभिन्न देशों की मुद्राएं इस रूप में समायोजित हो गई हैं कि उनकी क्रय शक्ति समान हो गई। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वास्तविक विनिमय दर की जो वास्तविक विनिमय दर को अमूमन किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के माप के रूप में देखा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका, जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका ये भी करेक्ट है, क्योंकि किसके विपरीत क्या है, जो आपका RER है, जो RER मतलब जो आपका जो ये वास्तविकता जो पूछ रहा, जो विनिमय दर वास्तविकता है, ये इंगित करता है कि किसी देश की जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं विदेशी खरीदारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान है, इसलिए इसका उपयोग व्यापार की किसी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है उसके माप के रूप में यहाँ पर इसको करते हैं। तो दोनों बातें आपके यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 81, अदायगी संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पूंजी खाता में सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद को दर्ज किया जाता है, किंतु परिसंपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री चालू खाते में दर्ज की जाती है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका देखने से ही समझ आ रहा है कि आधी बात कुछ बोला आधी बात कुछ बोला, तो हमारा पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि जो अदायगी संतुलन है उसमें पूंजी खाता मुख्य रूप से पूंजी हस्तांतरण और गैर उत्पादिक जो गैर वित्तीय परिसंपत्ति है उसके अधिग्रहण या निपटान की को रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, परिसंपत्ति की बिक्री जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है, आमतौर पर वित्तीय खाते में दर्ज की जाती जो राशि है वो चालू खाते में नहीं होती हैं। यहाँ पे क्या बोला था, ये चालू खाते में थी, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है, अंतरण अदायगी ऐसी प्राप्तियाँ होती हैं जो किसी देश के निवासियों को निःशुल्क प्राप्त होती हैं। ठीक है, किसी देश की जो है उसको निःशुल्क प्राप्त होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तीसरा स्टेटमेंट है, वस्तु के आयात तथा निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जो वस्तु का आयात निर्यात है उसके संतुलन को आपका व्यापार संतुलन यहाँ पर इसको कहते हैं। ठीक है, तो 2-3 करेक्ट हैं, तो केवल 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। बी आंसर हो जाएगा 81 का। 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अदायगी संतुलन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय स्वतंत्र रूप से होता है। जो अदायगी संतुलन है उसकी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संव्यवहार है अदायगी संतुलन में विषमता को बांटने के अलावा किसी अन्य कारण किए जाते हैं, यानी क्या है, जब वे BOP मतलब बैंक बैलेंस जो आपका पेमेंट होता है उसके प्रभाव
से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे क्या है, संव्यवहार को स्वायत्त संव्यवहार कहते हैं। ठीक है, इसका एक कारण लाभ अर्जित करना भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है समयोजित संव्यवहार इस बात से निर्धारित होते हैं कि अदायगी संतुलन अधिशेष में है अथवा घाटे में है। ठीक है, सेकंड बात आपसे ये बता रहा है, तो सेकंड बात आपका करेक्ट है। दूसरे शब्द में इसका अर्थ होता है कि जो निर्धारण स्वायत्त होता है उसको निवल परिणामों के द्वारा यहाँ पर होता है, तो ये भी बात आपका करेक्ट है। तो दोनों बातें आपकी करेक्ट हैं, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इसका भी आंसर राइटिंग में करा चुका हूँ मेंस में। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, अधिनियम के अनुसार सरकार को राजकोषीय प्रबंधन में वर्तमान और जो भावी पीढ़ी है उसके बीच समता के विचार को सुनिश्चित करने की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही है, पहला करेक्ट भी है, क्योंकि ये सरकारी व्यय है, इसमें जो वित्तीय अनुशासन है इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 लागू किया गया था। ठीक है, दूसरा है अधिनियम के अनुसार सरकार को अपना राजस्व घाटा समाप्त करना होगा। अधिनियम के क्या अनुसार राजस्व घाटा अपना यहाँ पर सरकार को समाप्त करना होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन न करने पर अधिनियम सरकार पर जुर्माना लगाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। इस अधिनियम का प्रावधान अनुपालन न करने पर सरकार पर जुर्माना नहीं लगाता है, ये गलत बोल रहा है। तो ओनली 1-2 करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 स्टेटमेंट सिर्फ आपका करेक्ट है, 1 और 2। ठीक है, 84 नंबर देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद GDP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। पहला है, किसी देश की बढ़ती GDP उसके नागरिकों के बढ़ते कल्याण का एक निश्चित संकेत होता है। ठीक है, क्या होता है, एक निश्चित संकेत होता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। देखो, GDP किसी देश की कुल आर्थिक उत्पादन के मापता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से उसके नागरिकों की भलाई या कल्याण को प्रतिबंधित नहीं करता है। ये बोल रहा संकेत करता है, गलत है, नहीं करता है। दूसरा क्या है, किसी देश की GDP सदैव विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से विस्तृत होती है। ठीक है, फिर से बोलते हैं एक बार, किसी देश की GDP सदैव विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से विस्तृत है, गलत है। देखो, इसलिए क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से विस्तृत नहीं होता है, ये एक देश से दूसरे देश में अत्यधिक रूप से भिन्न हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से गलत हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा ना, 1 ना ही 2। 85 नंबर 85 है, मुद्रा के संचालन वेग की अवधारणा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट इसका, जो मुद्रा के संचलन वेग की अवधारणा को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये देखो आपका समष्टि अर्थव्यवस्था में क्या है, मुद्रा। ठीक है, समष्टि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचलन वेग एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये उस दर को संदर्भित करता है जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट अवधि समान रूप से एक वर्ग के भीतर मुद्रा का आदान प्रदान अथवा व्यय किया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 20 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, वह जिस दर पर किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा का विनिमय होता है, 20 का आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समान रूप से जब बॉन्ड की मांग बढ़ती है तो उस पर ब्याज दर भी बढ़ जाती है। जब हमारी बॉन्ड की मांग बढ़ती है तो क्या उस पर ब्याज दर है वो भी बढ़ जाएगी, ये आपको पहला स्टेटमेंट है, गलत है। जबकि ठीक है, जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो उसकी ब्याज दर घटती हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, समान रूप से किसी बॉन्ड की कीमत बाजार की ब्याज दर से विपरीत रूप से संबंधित होती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है सेकंड करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि इसके विपरीत जब बाजार की ब्याज दरों में कमी आती है उस स्थिति में उच्च निश्चित जो ब्याज दर हैं वो मौजूदा बॉन्ड से अधिक आकर्षक हो जाते हैं। तो दूसरा करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 2। यहाँ पे क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक RBI मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से जो प्रबंधित है वो करने के लिए स्थिरीकरण का प्रयोग करता है। मतलब ये बोल रहा है कि जो RBI है इनमें से कौन सी जो प्रभावी ढंग है इसमें से जिसके लिए स्थिरीकरण का प्रयोग करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रवाह होता है। ठीक है, देखो स्थिरीकरण एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक RBI सहित केंद्रीय जो बैंक हैं उनके द्वारा घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है, अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है, किसी मुद्रा के अधिमूल्यन से किसी देश का आयात बिल बढ़ जाएगा। ठीक है, 87 का आपका पहला स्टेटमेंट है, आपका ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट,
यदि घरेलू उत्पादों की कीमत घटेगी तो निर्यात बढ़ेगा। देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परिणाम स्वरूप क्या वस्तुओं की सेवाओं की आयात की लागत कम हो जाती है, ना कि क्या है जिसका बिल बढ़ जाता है। तो पहला इसका गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है यदि घरेलू उत्पादों की कीमत घटेगी तो निर्यात बढ़ेगा, ये बात करेक्ट है, क्योंकि कम घरेलू कीमतों और बढ़े हुए निर्यात के बीच ये संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक मौलिक अवधारणा है। ये किसी देश के अपने जो निर्यात बाजार हैं उसके विस्तार करने का एक जो उसके व्यापार संतुलन है उसमें सुधार करने में सहायता प्रदान कर सकता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ओनली सेकंड करेक्ट, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाजार में कुछ कंपनियां और कई खरीदार शामिल होते हैं, कुछ कंपनियां होते हैं और कई यहाँ पर खरीदार भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा आपका। देखो क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता बड़ी संख्या में कंपनियां होती हैं, ना कि कुछ कंपनियां, ठीक है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब बड़ी कंपनियां, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ी संख्या में कंपनियां। तो पहला गलत हो जाएगा। प्रत्येक कंपनियां एक समरूप उत्पाद का उत्पादन बिक्री करती हैं। जो प्रत्येक कंपनियां हैं, समरूप मतलब समान रूप उत्पादन, ठीक है, समरूप मतलब समान उत्पाद करती हैं, उत्पादन और बिक्री करती हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि परिणामस्वरूप उपभोक्ता केवल मूल्य के आधार पर क्रय करने का निर्णय लेते हैं, साथ ही कंपनियों के पास अपने उत्पाद में अंतर करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश के साथ साथ निकास की भी निःशुल्क होता है। प्रवेश के साथ साथ निकास भी यहाँ पर क्या निःशुल्क होता है इसमें। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार होते हैं प्रवेश अथवा निकास में कोई बाधा यहाँ पर इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो तीन में से दो करेक्ट हैं, पहला गलत है, तो केवल दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, एक, दो और तीन, ठीक है। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। समताप मंडल वायु विलय अंतःक्षेपण तकनीकी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो आपका समताप मंडल वायु विलय अंतःक्षेपण जो है उस तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य के प्रकाश की मात्रा में हेरफेर करना। तो यहाँ से इसका डी आंसर हो जाएगा। 91 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी और ओपन एआई द्वारा विकसित एक बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क आधारित भाषा प्रारूप है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है 91 का, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका उपयोग वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सामग्री प्रणाली, ठीक है, आदि निर्माण में यहाँ पर किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ये जो सेकंड है वो भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट हैं। तो हमारा 1 और 2 सी इसका आंसर हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं। 92 है धर्म 92 धर्म गार्जियन अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है ये भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है। दूसरा है दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सहयोग की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। देखो जो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ये भारत जापान के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम ये है, ये चौथा संस्करण आपका कब 17 फरवरी से 2 मार्च तक चला था, जापान में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा है ये दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो 92 का आपका दोनों करेक्ट हो जाएंगे। 92 में दोनों करेक्ट है, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर देखते हैं। 93 क्वेश्चन यहाँ पर हाथी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसे 1992 के केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है, 1992 में, ठीक है। गलत है। देखो आपको जो हाथी जो योजना है, संरक्षण योजना, ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 और वन्यजीव जो वनस्पति लुप्त प्राय प्रजाति हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभी समय परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है, ठीक है। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, वन पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में हाथी आबादी वाले राज्यों को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो एक गलत है, तो सेकंड करेक्ट होगा, तो आपका केवल 2 यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा इसका। 94 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मरुस्थल स्थान मोजावे, सिम्पसन, नामीब और यहाँ पर कुछ स्थान दिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। इनमें से विचार करना है कितने युग्म यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसको। 94
देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है आपका मोजावे, ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका करेक्ट है। दूसरा क्या है, सिम्पसन जो आपका ऑस्ट्रेलिया में, ना कि दक्षिण अमेरिका। जो नामीब है ये आपका आएगा अफ्रीका, ठीक है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट है, तो 2 युग में आपके यहाँ पर करेक्ट है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 95 रोगाणु रोधी, जो रोगाणु रोधी प्रतिरोध है उसके संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना। ये संक्रमण और उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली रोगाणु रोधी दवाओं के खिलाफ किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त प्रतिरोध है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है। दूसरा है रोगाणु रोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को सुपर बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर बग कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? करेक्ट है ये। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, सी इसका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं। 96 है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। क्या है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए थे। पहला करेक्ट है। उन्होंने द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन पुस्तक लिखी थी। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोला है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सेकंड स्टेटमेंट देख लेता हूँ थोड़ा सा। 96 जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है इसके करेक्ट है, तो हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस नेता ने लोगों को संगठित करने के लिए गांधीवादी तकनीक का प्रयोग किया था? तो करेक्ट आंसर 97 होगा। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका नेल्सन मंडेला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गांधीवादी विचारधारा थे महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई धार्मिक सामाजिक विचार थे, उनका समूह है, जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914, ठीक है, 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद से फिर भारत में अपनाई थी। तो हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। युलू घोषणापत्र, भाषा संगम, नामथ बसई, अमाघर, ये इनमें से कितनी पहल हैं जो भाषा को सुरक्षा कितनी पहल भाषाओं की सुरक्षा के लिए है? कितनी जो पहल हैं जो भाषाओं की सुरक्षा के लिए हैं, ठीक है। तो 98 का हमारा जो आंसर होगा ये सभी 4 होंगी, ठीक है। सभी 4 हैं जो आपकी भाषाओं के लिए सुरक्षा के लिए भाषाएं यहाँ पर दर्शाएंगी, ठीक है। तो 21 फरवरी 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर यह पता चला कि आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण की विशेष रूप से शिक्षा की कमी के कारण भारत अपनी कई भाषाओं को खो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या न्यूज़ में था ये। अगला देखते हैं 99 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैसर-ए-हिंद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद कविता की रचना, धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व, इनमें से कितने सरोजिनी नायडू से संबंधित हैं? इसमें जितने हैं लिखे हैं, कितने जो सरोजिनी नायडू से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3, केवल 3। देखो 3 यहाँ पे हैं जो है वो इससे सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला आपका है 100 नंबर क्वेश्चन। नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो नमस्ते योजना है इसके बारे में आपको विचार करना है। ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? सामाजिक जो न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पहला आपका करेक्ट भी होगा। दूसरा, इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। ये क्या बोला? ये एक आपकी जो केंद्र प्रायोजित योजना है वो है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था, ना कि केंद्र प्रायोजित। तो आपका 2 सही है, 1 और 2। तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 क्वेश्चन जो यहाँ पर थे, टेस्ट आपका जो 5वां था वो मैंने पूरा करा दिया, ठीक है। अब इसको टेस्ट स्टार्ट करेंगे विजन आईएएस का। विजन आईएएस का टेस्ट स्टार्ट करेंगे, वो उसको वहाँ से ख़त्म करेंगे। उसके बाद से दृष्टि आईएएस का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो
देखते रहिए, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।